आज हम लोग बात करेंगे जो फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में। बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में, जो जिससे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो फिजिक्स से इस टॉपिक से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर न दे करके आप क्या करें कि इसका आंसर आप एक पेपर पेन ले लीजिएगा और पेपर पेन पर आप उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं तो आप ऑप्शन नहीं दे सकते इसमें। तो आप पेपर पेन उठा लीजिएगा और वहाँ पर आप अपना आंसर दीजिएगा। वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिएगा और वहाँ पर फिर आप अपना आंसर दीजिएगा। जैसे आपका चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप नए हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक बार चैनल को शेयर एंड लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है? तो बता दें बेटा, जो शक्ति का मात्रक होता है तो शक्ति को बेटा मापा जाता है, वो किस में मापा जाएगा? तो शक्ति को मापा जाएगा बेटा वाट में। शक्ति को किस में मापा जाएगा? थोड़े से स्पीड में ये क्वेश्चन चलेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लगभग 50 क्वेश्चन है तो नंबरिंग डाल लीजिएगा 50 क्वेश्चन की और अब उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर दूसरा क्वेश्चन देखा जाए आपका, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, बताइए कार्य का मात्रक है। आपका क्वेश्चन है कार्य का मात्रक है। तो बेटा जो कार्य का मात्रक होता है उसे कहते हैं हम जूल। कार्य के मात्रक को क्या कहते हैं? तो कार्य के मात्रक को हम जूल कहते हैं। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि बल F व विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बन रहा हो तो किए गए कार्य का मान होगा। देखो बेटा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है कि यदि बल जो होगा वो F है और विस्थापन S है तो जो कोण बनेगा थीटा कोण बनेगा और उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? तो बेटा मैंने समझाया था कि अगर थीटा कोण बनता है तो कार्य क्या हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन इंटू थीटा। तो अर्थात क्या हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन और कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बल गुणा विस्थापन इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? वही थ्योरी में अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी वस्तु है जो m द्रव्यमान की है और v वेग से गतिमान है तो बताइए गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो मैंने बेटा समझाया था क्लास में कि अगर m द्रव्यमान की वस्तु और v वेग से गतिमान होगी तो 1/2 क्या हो जाएगा बेटा? आंसर आपका 1/2 mv²। क्या हो जाएगा? 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन है आपका, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान। अगर h ऊंचाई पर अगर है तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा mgh। क्या सही उत्तर हो जाएगा? mgh आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक लिखिए। ठीक है, तो आपको शक्ति का मात्रक लिखना है बेटा। शक्ति का मात्रक क्या होता है आप लिखिएगा अपनी नोटबुक पर, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो बेटा बता दें, जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है? शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट दोनों ही होते हैं। या तो जूल प्रति सेकंड कहो या वाट कहो, दोनों ही क्या होता है? शक्ति के मात्रक होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान। पृथ्वी की ओर जब कोई वस्तु गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है उसका मान कैसा रहता है? बताइए, स्थिर रहेगा या बढ़ेगा या घटेगा या कोई परिवर्तन नहीं रहेगा? तो बेटा बता दें, जब पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से वस्तु गिरती है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है उसका मान कैसा रहता है? तो उसका मान बेटा स्थिर रहता है। कैसा? स्थिर रहता है, लेकिन उसका वेग जरूर बढ़ जाता है। चलते अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? अगर किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो अगर बता दें बेटा, अगर वेग 2 गुना किया जाए
तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो उसकी हो जाएगी 4 गुनी। अर्थात ये समझ लीजिए कि अगर वेग 2 गुना किया जाएगा तो उसके स्क्वायर के बराबर, चाहे वेग को अगर 3 गुना किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। अगर 4 गुना किया जाएगा, वेग को अगर 4 गुना ज़्यादा किया जाएगा तो गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो 16 गुनी होगी। मतलब वेग को जितने गुना किया जाएगा उसके स्क्वायर के बराबर होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि एक वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, 4 गुनी। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, मतलब विद्युत ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, तो विद्युत ऊर्जा का जो बड़ा मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा होता है। अगला क्वेश्चन है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। तो बेटा एमकेएस अगर पद्धति में कार्य का मात्रक पूछा जाए तो वो होता है जूल। क्या होता है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊर्जा का मात्रक लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ऊर्जा का मात्रक लिखेगा। तो बेटा जो ऊर्जा का मात्रक होता है वो क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है, क्या एक 100% दक्ष निकाय बनाया जा सकता है। क्या एक 100% दक्ष निकाय बनाया जा सकता है। ऑप्शन तो नहीं है आपके, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें नहीं, 100% दक्ष निकाय नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ऊर्जा का क्षय ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा क्षय हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा जो ऊर्जा होती है उसका क्षय क्या हो जाता है, ऊष्मा ऊर्जा में हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 13 है, घरों में बिजली की खपत कम करने के लिए कौन सी लाइट का प्रयोग होगा। घरों में बिजली की खपत कम करने के लिए कौन सी लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो बता दें, घरों में जो बिजली की खपत कम होती है वो कौन सी लाइट होती है। तो आजकल जो चल रही है ट्रेंडिंग में CFL या LED लाइट। कौन सी, CFL या LED लाइट, क्योंकि इनका जो वाट होता है वो कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो बेटा बताइए ऊर्जा का मात्रक क्या, बता दें। ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो वाट होता है, वाट प्रति सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या रहता है, तो गतिज ऊर्जा का मान जो होता है वो बढ़ता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन है, m द्रव्यमान का पत्थर मुक्त रूप से d दूरी पर गिरता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो देखो, जब m द्रव्यमान का पत्थर होगा, d दूरी पर गिरता है तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर द्रव्यमान ऊपर से नीचे गिरेगा वहाँ पर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, मतलब g लगेगा, और m द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा, mg और mg और d क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग 2 गुना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा। अगर मान लो वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है और वेग 2 गुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा, तो समझ लेना जैसे ही आप गतिज ऊर्जा को 2 गुना करेंगे तो तुरंत ही वो 4 गुना हो जाएगा। समझने की कोशिश करना, जैसे ही आप गतिज ऊर्जा के वेग को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 4 गुनी करेंगे आप क्या करेंगे, द्रव्यमान को आधा कर देंगे, और जब जैसे ही द्रव्यमान को आप आधा करेंगे तो कैसी रह जाएगी, 2 गुनी। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुना। अगला क्वेश्चन है, बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है। तो जो बंदूक से गोली दागी जाती है उसमें ऊर्जा कैसी होती है, तो उसमें कैसी जो ऊर्जा हो जाती है वो कैसे ऊर्जा निहित होती है, तो उसके वेग और द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी गेंद को पृथ्वी तल से b वेग से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है जब वो है, आपका सही है, अधिकतम ऊंचाई पर होती है। जब वह अधिकतम ऊंचाई पर होती है तो क्या होता है, किसी गेंद को जब आप तल से फेंकेंगे तो उसमें अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचते ही उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, बताइए क्षमता अथवा शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो अगर क्षमता या शक्ति का एसआई मात्रक की बात की जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य पर दीवार को धकेलता है तो उसके विस्थापित नहीं कर पाता है, वह है, अब बताना, समझने की कोशिश करना कि जब मनुष्य कोई दीवार को धकेलेगा और विस्थापित नहीं कर पाएगा, जब विस्थापन 0 रहेगा, देखो कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू D। ठीक है, और क्या कर रहा है, F का तो बल लगा रहा है लेकिन D
नहीं कार्य डी बराबर 0 है, तो एफ का जब डी से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब कार्य कैसा रहेगा, तो कार्य वो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर बॉक्स उठाने में किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। जब एक प्लेटफॉर्म पर बॉक्स उठाया जाता है तो वो किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो देखो प्लेटफॉर्म पे जब बॉक्स उठाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई पर उठाएगा। ठीक है, और ये किस पे काम करेगा, तो ये डिस्टेंस पे काम करेगा, मतलब सॉरी हाइट पे काम करेगा और डिग्री के कोड पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, फॉर्मूला पूछा है कि बताइए गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, mgh, क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। एक न्यूटन बल को परिभाषित कराया है, समझने यहाँ पर समझना कोशिश करना। वो ये जानना चाह रहा है कि एक न्यूटन बल में कितने मीटर वस्तु को विस्थापित किया जाए और कितना न्यूटन बल लगाया जाए। ठीक है, तो बता दें बेटा, देखो एक न्यूटन को 1 जूल कहते हैं, 1 न्यूटन को 1 जूल कहते हैं, अर्थात और 1 जूल को क्या कहा जाता है कि 1 न्यूटन को बेटा 1 न्यूटन 1 मीटर, कोई वस्तु 1 न्यूटन बल लगाने से 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो उसे 1 जूल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्य का ऐसे यहाँ पर आप लिख सकते थे 1 न्यूटन बल का बराबर 1 न्यूटन मीटर बराबर या 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक CGS पद्धति में क्या होगा। तो बेटा कार्य का मात्रक जो CGS पद्धति में है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कार्य का मात्रक CGS पद्धति में अर्घ। और अर्घ की अगर वैल्यू की बात की जाए तो चलो अगले क्वेश्चन में तुम्हें बताते हैं अर्घ की वैल्यू कितनी होती है। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है, 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। तो 1 जूल जो अर्घ के बराबर होता है वो होता है 10⁻7 अर्घ। कितने के बराबर, 1 जूल 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए, मतलब किए गए कार्य का सूत्र लिखिएगा। जब कोई वस्तु विस्थापित की जा रही है और उसी दिशा में बल लगाया जा रहा है तो उसके कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो W बराबर F इंटू एस, क्या होगा, W बराबर F इंटू एस, या अर्थात बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का व्यंजक, मतलब गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है E के बराबर 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, E के बराबर 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तीर को छोड़ा जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब अगर तीर को छोड़ दिया जाता है तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो बता दें बेटा, देखो जब किसी तीर को छोड़ेंगे और तीर को जब पीछे आप खींचेंगे और खींच के जैसे ही छोड़ेंगे तो उसमें गतिज स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी, किसमें, गतिज ऊर्जा में। तो ये कहाँ होगी, इस संचित स्थितिज ऊर्जा में होगी। कहाँ, संचित स्थितिज ऊर्जा में उसकी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर किसी m द्रव्यमान की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अगर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कोई वस्तु तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो वही होगी, देखो द्रव्यमान m, और जब पृथ्वी जब ऊपर से अगर नीचे आएगी तो गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, g। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, h, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k बराबर mgh, क्या हो जाएगा, k बराबर mgh। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, एक वृत्ताकार पथ में गति कर रही वस्तु द्वारा एक चक्कर में किए गए कार्य का मान कितना होगा। आप समझ लेना, जब एक वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु कार्य कर रही होती है, ठीक है, और उसमें क्या हो कि एक चक्कर का मान पूछा हो कि बताओ एक चक्कर में कितना मान होगा। जब कोई वस्तु विस्थापित कर रही है, बेटा समझना, वृत्ताकार मार्ग में विस्थापित कर रही है, मार्ग को भटक नहीं रही है, उसी जगह चल रही है, जिस जगह चलती थी उसी जगह चल रही है। मतलब उसका विस्थापन कैसा हो रहा है, विस्थापन उसका 0 हो रहा है। तो इसका मतलब अब बता दो, जब विस्थापन उसका 0 है और बल में जब आप गुणा करेंगे, जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो कैसा कार्य रहेगा, तो कार्य जो वो करेगी वो कैसा करेगी, शून्य कार्य करेगी। ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग पे एक ही जगह घूमती रहेगी तो कार्य कैसा रहेगा, शून्य कार्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है,
न्यूनतम और अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए। देखो न्यूनतम और अधिकतम कार्य के लिए विस्थापन, देखो अगर न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम कार्य के लिए जो कोण रहना चाहिए वो रहना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पर ही न्यूनतम कार्य रहेगा। और अधिकतम कार्य कब रहेगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर ज़्यादा होती है। तो न्यूनतम के लिए 90 डिग्री और अधिकतम के लिए 0 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हथौड़ा द्वारा कील पर प्रहार करना कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है। हथौड़ा द्वारा कील पर प्रहार करना कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है। तो बेटा वो उदाहरण है यांत्रिक ऊर्जा का। किसका, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाबी से चलने वाली एक खिलौना कार में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण है। तो देखो जब पहले क्या था कि हमने किसी भी चाबी में, किसी भी गाड़ी में चाबी भर दी, ठीक है, और जब हम उसे छोड़ देते तो वो चाबी भरने से क्या होती है, ऊर्जा संचित हो जाती है। कैसी ऊर्जा संचित होती है, गतिज ऊर्जा। फिर स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट किस में हो जाती है, गतिज ऊर्जा में। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होना। अगला क्वेश्चन है, सन 1831 में माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी। सन 1831 में माइकल फैराडे ने किसकी खोज की थी। तो वो की थी बेटा आपको विद्युत जनित्र की। किसकी, विद्युत जनित्र की खोज की थी माइकल फैराडे ने, विद्युत जनित्र की। सन 1900 किस में की थी, तो सन 1931 में, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो बेटा अगर ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सबने पढ़ा है, सबको जानते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका सन, सूरज। सूरज जो है ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिएगा कि गिरता हुआ नारियल, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ते हुए हवाई जहाज या बहती हुई हवा और बहते हुए पानी में कौन से प्रकार की ऊर्जा है। देखो जिसमें मोशन हो रहा है, समझना बेटा, जिसमें मोशन, इन सब में मोशन हो रहा है, और जिसमें मोशन हो रहा है तो वो कैसी ऊर्जा हो गई बेटा, गतिज ऊर्जा। जिसमें सब में गति हो रही है तो गतिज ऊर्जा हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 को देखो। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, किसी पिंड के वेग में क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे कि पिंड का द्रव्यमान 4 गुना पर भी उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन न हो। वो कह रहा है किसी पिंड के वेग में क्या परिवर्तन कर दें कि जिससे कि पिंड का द्रव्यमान 4 गुना बढ़ाने पर, मतलब पिंड जो है, कोई भी वस्तु है, उसका द्रव्यमान, उसका साइज जो है हम 4 गुना बढ़ा दें, ठीक है, और वेग में ऐसा क्या परिवर्तन कर दें जिससे कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ना हो। तो देखो बेटा, अगर आप पिंड को 4 गुना बढ़ा देंगे तो गतिज ऊर्जा को ऑब्वियस आपको कितनी करनी पड़ेगी, गतिज ऊर्जा को करना पड़ेगा आपको पिंड के वेग को आधा करना पड़ेगा। तो क्या वेग को कैसा करना पड़ेगा, तो वेग को आधा करना पड़ेगा, तब आपकी गतिज ऊर्जा जो है परिवर्तन नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा जो निर्भर करती है वो 2 चीज़ों पर करती है। सबसे पहले उसका सूत्र ही समझ लो, सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर की, एक तो द्रव्यमान पर, m फॉर द्रव्यमान और b फॉर वेग। तो गतिज ऊर्जा 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के वेग पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यक बल किसके बराबर होता है। देखो अगर मान लो पृथ्वी पर कोई वस्तु रखी है और अगर आप उसे ऊपर उठाएंगे तो कितना बल आपको भी लगाना पड़ेगा तब वो वस्तु ऊपर उठ पाए। तो जितनी वजन की वस्तु है उतने ही वजन का बल आपको लगाना पड़ेगा, मतलब वस्तु के भार के बराबर आपको बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 है, स्थितिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है। अब स्थितिज ऊर्जा की बात आ गई, तो स्थितिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान बेटा निर्भर करेगा वो करता है आपका ऊंचाई पर। स्थितिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करेगा, तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो निर्भर करेगा वो बेटा ऊंचाई पर करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी निकाय में अभिविन्यास के कारण कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। मतलब कौन सा ऐसा निकाय है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, मतलब ऊर्जा संचित हो जाती है। तो आपको पता है ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में संचित होती है, वो होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है, ऊर्जा संचित हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि उसे उठाने में कितना समय लगा। देखो
टाइम से तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप 10 मिनट में उठाएं या 20 मिनट में उठाएं। तो टाइम क्या निर्भर करता है कि कितना समय लगा, आप बताइएगा, निर्भर करेगा या नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं, ये टाइम का कोई निर्भर नहीं करता कि आप कितने देर में आप वस्तु को उठा पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 200 न्यूटन के बल से एक मकान की दीवार को धक्का देता है, ठीक है, किया गया कार्य कितना होगा? देखो, मकान की दीवार को वो 200 नहीं 400 न्यूटन के बल से धक्का दे दे, ठीक है, अगर वो दीवार को हटा करके दूसरे स्थान पर ले जाता है तो उसने कार्य किया, और अगर दीवार को हटा करके कहीं नहीं ले जा पाता तो उसने कार्य नहीं किया। इसलिए उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कैसा होगा बेटा? जीरो होगा। कैसा होगा? जीरो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षैतिज दिशा में गतिशील वस्तु के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाता, क्यों? एक जब क्षैतिज दिशा में गतिशील वस्तु के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है? तो बेटा देखो, जब क्षैतिज दिशा में ऊंचाई का मान कैसा होता है, जब अगर क्षैतिज दिशा की बात की जाए तो क्षैतिज दिशा में ऊंचाई का जो मान होता है वो 0 होता है। अतः जो कार्य किया जाए, जब h बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कार्य किया गया कार्य कैसा हो जाए? फॉर्मूला अब तक क्या पढ़े थे? mgh, मतलब m गुणा g गुणा h, और जब किसी भी जीरो का गुणा h, किसी भी जीरो का गुणा कितनी भी बड़ी संख्या में कर दो, आंसर क्या होता है? 0, अर्थात किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है? तो आपका बेटा आंसर जो हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, जब आप किसी वस्तु को बल लगाकर ऊपर की ओर उठाते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है? जब आप किसी वस्तु को बल लगाकर ऊपर की ओर उठाते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है? तो देखो, जब आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर खींचेंगे तो आपको वस्तु को नीचे की ओर भी एक बल खींचता है, और उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो कौन सा बल नीचे की ओर खींचेगा? तो नीचे की ओर गुरुत्वीय बल खींचेगा, और आप ऊपर की ओर खींचेंगे और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर खींचेगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। जितने भी आप लोगों के उत्तर हैं, आप सारे के सारे प्रश्नों को या तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा या हमारे पर्सनल नंबर पर डाल दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि कल का रिजल्ट आपको दे सकें। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़, अब तो पूरी वीडियो ख़त्म होने पे ही है, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा।